अब बच्चे पेज गिनना शुरू करेंगे, हाँ भाई कितने कितने पेजेस कर काम बाकी है आज। देखो डिबेंचर की बात अगर हम करें तो इससे तो हमारा बहुत पुराना नाता है, क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी पढ़ा, सीपीटी में पढ़ा, और हमने अब आईपीसीसी में भी काफी कुछ इसके बारे में सुन लिया। अब तो कम से कम इसकी डेफिनेशन बता दो, क्या होती है डिबेंचर की डेफिनेशन? क्या है ये? क्या है ये? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, ठीक बात है। और क्या है? ये तो पढ़ लिया तुमने। बाकी अनसिक्योर्ड होते हैं, तो इंडिया में तो जनरली ये सिक्योर्ड ही होते हैं, ठीक है जी। अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं बट जनरली ये इंडिया में सिक्योर्ड होते हैं। इन डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं? एक तरह से सिक्योर्ड डेट। इन डिबेंचर होल्डर्स का कंपनी के किसी ना किसी एसेट पर चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। सो डिबेंचर जो है ये है क्या? डिबेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन है। कंपनी के लिए ये एक लॉन्ग टर्म लोन है, कंपनी की लायबिलिटी है ये, ठीक बात है कि नहीं? और कैसे नेचर की? सिक्योर्ड नेचर की। सिक्योर्ड डेट है, इसका मतलब डिबेंचर होल्डर्स have charge against assets। कौन से एसेट्स? वो एसेट्स जो कि इस डिबेंचर्स को इश्यू करने के लिए दिए गए। किनको दिए गए? डिबेंचर होल्डर को। और दिए क्यों गए? इस चार्ज का मीनिंग क्या है? हां जी, चार्ज का मीनिंग कि इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ व्हाट? डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स और इंटरेस्ट, these assets may be sold and money can be recovered। इज इट क्लियर? तो ये लोग करेंगे क्या? अगर आपकी कंपनी ने पैसा नहीं दिया, जिन एसेट्स पर इनका चार्ज है ये उनको बेचकर भी अपना पैसा निकाल लेंगे। तो डिबेंचर एक्चुअली है क्या? ये एक एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, कि हां जी हमने आपसे पैसा लिया हुआ है। जैसे शेयर्स इश्यू करते वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे, किसे? बोलिए, किसे शेयर्स इश्यू किए थे? पब्लिक को किए थे और उन्हें शेयर होल्डर बनाया था। उसी तरह यहां पर भी कंपनी जो है पब्लिक को डिबेंचर्स इश्यू करेगी। कोई है नीचे ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर है? कंपनी पब्लिक को जो है इश्यू करेगी क्या? इश्यू ऑफ
डिबेंचर्स। अब अगर कंपनी पब्लिक को ये इश्यू करती है डिबेंचर्स, और इस पब्लिक में से ये लोग क्या बन जाएंगे, डिबेंचर होल्डर। जैसे डिबेंचर होल्डर बने, इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक डेट का कॉन्ट्रैक्ट है। इस डेट के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, और ये रिटन डॉक्यूमेंट जो है कहलाता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। क्या कहलाता है, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये क्या कहलाएगा, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये डिबेंचर ट्रस्ट डीड में ही सारे के सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई हैं, उन्हीं के कंडीशंस के बेसिस पर सारा का सारा इंटरेस्ट, सारा का सारा इंस्टॉलमेंट जो भी पे करनी है, या रिडम्पशन की क्लॉज, या फिर उनका कन्वर्जन, ठीक बात है कि नहीं, रिडीमेबल है, कन्वर्जन होगा तो कैसे होगा, कन्वर्जन होने पर कौन कौन से राइट्स मिलेंगे, ये सारी बातें इसी डिबेंचर ट्रस्ट डीड में लिख दी जाएंगी। इज इट वेरी क्लियर? किन एसेट्स पर चार्ज होगा वो एसेट की डिटेल डाल दी जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट बनेगा, कहलाएगा क्या, डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर जब इश्यू कर दिए जाएंगे, इश्यू करने पर इस डिबेंचर होल्डर के पास दिखाने के लिए क्या है कि हाँ जी मैं डिबेंचर होल्डर हूं कंपनी का। जैसे वहां शेयर सर्टिफिकेट मिला था, वैसे ही इस डिबेंचर होल्डर के पास क्या होगा, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या होगा ये, डिबेंचर सर्टिफिकेट। क्या होगा ये, डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं काम। ये डिबेंचर्स क्या पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे इश्यू किए जाते हैं? ये तो हमने पढ़ा था, कैन बी इश्यूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आइए पढ़े। अब कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। डिबेंचर की जब रीपेमेंट करनी होगी तो उसको किस कैटेगरी में डाला जाएगा, ये पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं 14.1 डिबेंचर्स की बात, और डेफिनेशंस के साथ शुरू करेंगे। जैसे शेयर्स इंक्लूड स्टॉक, शेयर इंक्लूड स्टॉक, इसका मतलब स्टॉक इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। वैसे ही डिबेंचर्स का भी स्टॉक बनाया जा सकता है, वो कहलाएगा डिबेंचर स्टॉक, राइट। आइए पढ़ें। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी whether constituting a charge in the company assets or not। यानी चाहे उनका चार्ज हो एसेट्स पर चाहे ना हो, इन एनी केस ये कहलाएंगे डिबेंचर ही, राइट। मीनिंग क्या है, डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग अ लोन मेड टू द कंपनी and providing for the payment of interest on the sum borrowed until the debenture is redeemed। बिल्कुल लोन की तरह बात की गई है कि भैया जब तक हम इसको वापस नहीं कर देते तब तक हम इस पर इंटरेस्ट की भी पेमेंट करेंगे, ठीक बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स, मूवेबल प्रॉपर्टी है शेयर की तरह। कंपनी इशू करेगी इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इंडेटेडनेस, यूजुअली स्पेसिफाइज द डेट ऑफ रिडम्पशन, ठीक बात है कि नहीं।
किन डेट्स पर प्रिंसिपल के साथ ये पैसा दे दिया जाएगा, स्पेसिफाइड डेट कर दी जाएंगी, इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिख दिया जाएगा, एंड इट जनरली क्रिएट्स चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग। ठीक बात है नहीं? अब डिबेंचर्स विद पारी पासु क्लॉज, सवाल यह आता है कि पारी पासु का मीनिंग क्या है, लिखिए जरा। पारी पासु का मीनिंग होता है रैंकिंग इक्वली या ऑन इक्वल फुटिंग, रैंकिंग इक्वली और ऑन इक्वल फुटिंग। देखिए, मान लिया जाए, इसे रब कर दिए, कर दें इसे रब। कि कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स इश्यू किए, 10% डिबेंचर्स। ये 10% डिबेंचर्स का मीनिंग क्या है जी? 10% का मीनिंग क्या है? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 1 जनवरी 2010 को इन्होंने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, 6 महीने बाद 1 जुलाई 2010 को भी एक और डिबेंचर इशू किए 15 लाख रुपए के, फिर 6 महीने बाद कुछ और डिबेंचर इशू किए 12% डिबेंचर के। अगर ये सारे के सारे डिबेंचर्स सेम क्लास के हैं, यानी ये सब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं या कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, यानी एक कैटेगरी के हैं, एक किसी कैटेगरी के, एक टाइप के, और मान लीजिए कि 1 फरवरी 2011 को कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता है, कंपनी लिक्विडेट हो गई। आज की डेट में हमारे पास ये लायबिलिटी है, बताइए पेमेंट किसे पहले की जाए? पेमेंट किसे पहले की जाए? डेफिनेटली ये तो तय है कि सिक्योर्ड लोन्स हैं, इनको पहले पेमेंट करेंगे, फिर प्रेफरेंस वालों को पेमेंट करेंगे, फिर कुछ बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। लेकिन इनमें कैसे बांटे? सवाल यह आता है। चेक करेंगे कि डेट कौन सी है, 1 जन, फिर 6 महीने बाद ये, फिर 6 महीने बाद ये। अब जरा बताइए कि कैसे पेमेंट करें? डेट वाइज करें, ठीक रहेगा, या इन्हें प्रोपोर्शनेटली पे किया जाए? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास इनको पे करने के लिए कंपनी के पास इनफैक्ट टोटल 18 लाख रुपीस है। क्या कर दिया जाएगा? इन्हें 2:3:1 की रेशो में इस 18 लाख रुपए की पेमेंट कर दी जाएगी। यानी अगर ये एक ही कैटेगरी के नजर आए तो पेमेंट कैसे होगी? पारी पासु क्लॉज के बेसिस पर, यानी दे विल बी रैंक्ड इक्वली, डेट से कोई लेना देना नहीं होगा। आइए पढ़ें। सो दिस मीन्स दैट ऑल द डिबेंचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास will receive the money proportionately in case the company is unable to discharge the whole obligation. क्या लिखा है? अंडरलाइन करेगा, in case the company is unable to discharge the whole obligation. जरा सोचिए, अगर ये पैसा टोटल 30 लाख हमारे पास होता तो चाहे इसको पहले पे करो, चाहे इसको पे करो, चाहे इसको पे करो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सारा पे कर दिया। लेकिन अगर हम इनका पूरा पैसा पे ना कर पाए, प्रॉब्लम तो तब आएगी। बात ठीक है कि नहीं? अगर हमारे पास पूरा पैसा अवेलेबल नहीं है तो इन सबको, जो एक कैटेगरी वाले हैं
प्रोपोर्शनेटली पे किया जाएगा, सेम रैंकिंग में डालकर। इज इट क्लियर? तो पेमेंट कैसे हो जाएगी? इस रेशो में 10:15:5, दैट इज 2:3:1। चलिए, सो in case the company is unable to discharge the whole obligation, even though these debentures were issued at different points of time. Debentures without a pari passu clause. This means that all the debenture holders would rank in accordance with the rank of the issue. If issued on the same date, then according to the serial number of the debenture issued. तो ये हमने जो एग्जाम्पल किया था, ये क्या था? विद पारी पासु क्लॉज। ठीक बात है कि नहीं? ये पहला पॉइंट था जिसमें हमने क्या काम किया? इन सब को पेमेंट कैसे की? प्रोपोर्शनेटली। तुम्हें क्या लगता है कि ये क्लॉज पहले डिबेंचर ट्रस्ट डीड में शो किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, क्योंकि रिडम्पशन की सारी टर्म्स पहले ही लिख दी जाएंगी। और अगर ये विदाउट पारी पासु क्लॉज होता तो क्या होता? तो फिर हम क्या कहते हैं? फिर हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ना प्रोपोर्शनेट वाला, ये सारा सिस्टम नहीं चलेगा, इस तरह से पेमेंट नहीं की जाएगी। 18 लाख रुपए की अगर पेमेंट करनी है, अब कैसे की जाए? सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि सबसे पहला कौन है डिवेंचर होल्डर। पता लगा जी 1 फरवरी को हमने 10% डिवेंचर दिए थे 10 लाख रुपए के। इसका मतलब इस 18 लाख में से सबसे पहली पेमेंट इस 10 लाख रुपए वाले शेयर होल्डर्स की होगी, सॉरी डिवेंचर होल्डर्स की होगी। लेकिन अगर सेम डेट को ये भी इश्यू किए गए होते तो क्या होता? तो ऐसे केस में सीरियल नंबर चेक किया जाता। मान लिया जाए कि ये 1 to 1000 है और ये 1001 to 2000 है, तो इसका मतलब इस सीरियल नंबर से इनकी पेमेंट की जाती। पहले इनको किया जाता, फिर इनको किया जाता। इज इट वेरी क्लियर? चलते हैं आगे जी। विदाउट पासु क्लॉज में जैसे 18 लाख है तो फर्स्ट जिसको 10 लाख का तो पूरे 10 लाख मिल जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनेटली का कोई काम ही नहीं बचा। मान लिया जाए कि हमारे पास 18 लाख रुपए देने हैं, इनको 10 लाख रुपए देने के बाद बचा कितना हमारे पास? 8 लाख। यानी इन 15 में से टोटल कितनी पेमेंट होगी? 8 लाख। बचे हुए जो 7 लाख हैं इनकी पेमेंट नहीं होगी, और ये जो 5 लाख है इनकी भी पेमेंट नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि इन 15 लाख में से 8 लाख वाले कौन होंगे? कैसे देखें? सीरियल नंबर से। सीरियल नंबर 1001 से शुरू हो जाएंगे, जिस जिसका जितना पैसा हाथ में है देते चले जाएंगे। जब खत्म हो जाएगा नमस्ते कर देंगे, और कुछ नहीं है हमारे पास। इज इट क्लियर? चलते हैं आगे। रिस्ट्रिक्शंस ऑन न्यू इशू। A company is not entitled to issue a new series of debentures having priority over an earlier series of debenture. ऐसा डिबेंचर आप इशू नहीं करेंगे जिसको प्रायोरिटी मिले, किससे? पुराने वाले डिबेंचर से ज्यादा प्रायोरिटी मिले, राइट? अब करेंगे जी पॉइंट, रैंकिंग पारी पासु विद एन अर्लियर सीरीज ऑफ डिबेंचर्स। अनलेस सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड under the terms and conditions of earlier series of debentures, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्या लिखी है जी पॉइंट में बात? रैंकिंग पारी पासु विद एन अर्लियर सीरीज ऑफ डिबेंचर। जब तक हम इस पर्टिकुलर चीज को डिबेंचर ट्रस्ट डीड में नहीं लिख देते, तब तक ये काम प्रोपोर्शनेटली वाला नहीं कर पाएंगे। इज इट क्लियर? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बातें लिखी हैं। आप एक काम करिए, जरा ये चारों पॉइंट पढ़िए और मुझे बताइए कि इसमें क्या नया है।
ये वही बातें हैं जो आपने शेयर्स में की थी, ठीक बात है कि नहीं? जैसे कि प्रॉस्पेक्टस इशू किया जाएगा, प्रॉस्पेक्टस को अंडरलाइन करिए। पैसा जैसे शेयर्स में हम एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल्स का लेते हैं, वैसे ही पैसा इसका भी लिया जा सकता है, अंडरलाइन करिए, बाय इंस्टॉलमेंट्स को। और पावर किसके हाथ में है? ये सेम पावर पहले भी किसके हाथ में थी शेयर्स के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिखिए, अंडरलाइन करिए। डिबेंचर का इश्यू पार प्रीमियम डिस्काउंट पे हो सकता है, अनलेस द आर्टिकल स्पेसिफिकली फॉरबिड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। ऐसा हो सकता है कि आप अपने आर्टिकल्स में लिख दें कि जी डिबेंचर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करेंगे। आगे चलते हैं। जैसे वहां पर शेयर अलॉट करते वक्त सर्टिफिकेट कितने टाइम में देते थे आप? 3 महीने में। और शेयर को ट्रांसफर करते वक्त कितने महीने में? 2 महीने में। तो यहां पर भी जब आप अलॉट कर देंगे, डिबेंचर्स को अलॉट कर देंगे, तो डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने में? 3 महीने में। सारी बातें बिल्कुल एज इट इज। अब जरा काइंड्स ऑफ डिबेंचर्स की सिर्फ और सिर्फ हेडिंग्स पढ़िए। बेयरर डिबेंचर्स। बेयरर डिबेंचर्स नाम से ही पता लग रहा है कि कैसे होंगे ये डिबेंचर। जैसे बेयरर डॉक्यूमेंट हमने किसको कहा था? शेयर सर्टिफिकेट को। डिलीवरी के साथ ही हाथ में दिया, ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती। इसे भी पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड का मतलब जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में शेयर होल्डर्स का नाम आता है, वैसे ही इनका भी रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स बना होगा। इनका भी नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन वगैरह सारी कहानी जैसे शेयर्स में डाली थी, सेम तरीके से यहां पर भी करेंगे। जैसे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का ट्रांसफर किया जाता था, वैसे ही ट्रांसफर इनका भी किया जाएगा। इसको भी पढ़ेंगे। फिर आता है परपेचुअल और इररिडीमेबल डिबेंचर। ये तो नाम से ही जाहिर है कि भैया कंपनी ने एक तरह से इनको इक्विटी शेयर बना दिया, हालांकि इक्विटी शेयर की रैंकिंग नहीं थी, लेकिन इररिडीमेबल कहते ही इनका लाइफ टाइम में, कंपनी के लाइफ टाइम में पैसा वापस नहीं होगा। परपेचुअल कहते हैं इसे। आगे चलेंगे। रिडीमेबल डिबेंचर्स, नाम से ही जाहिर है कि एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद इनका रिडम्पशन होना चाहिए। ठीक बात है कि नहीं? नेकेड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर, साफ सीधी बात है। सिक्योर्ड जिनके लिए कोई ना कोई सिक्योरिटी दी गई, चार्ज है जिनका कंपनी के एसेट्स पर, और अनसिक्योर्ड जिनका कोई चार्ज नहीं है। अगला पॉइंट सिक्योरिटी है। फिर है कन्वर्टेबल। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कन्वर्टेबल का मतलब क्या? किस में कन्वर्टेबल? इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी में कन्वर्टेबल। तो कुछ होंगे कन्वर्टेबल, कुछ होंगे नॉन कन्वर्टेबल, और कुछ होंगे पार्शली कन्वर्टेबल। ठीक बात है। तो या तो इक्विटी शेयर में इनका रिडम्पशन होगा, कन्वर्जन होगा, या प्रेफरेंस शेयर में। आइए पढ़ना शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास बेयरर डिबेंचर्स। Bearer debentures are similar to share warrants as they are negotiable instrument transferable by delivery. Debenture certificate does not contain the details of the debenture holder. जरा इसे अंडरलाइन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्यों इसमें डिटेल्स नहीं दी गई? क्योंकि ट्रांसफर बाय डिलीवरी है, जिसके हाथ में है उसी का मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड डिबेंचर होगा तो क्या नाम लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाएगा। आइए पढ़ें इसे आगे। सो द इंटरेस्ट ऑन बेयरर डिबेंचर्स इज पेड बाय मीन्स ऑफ अटैच्ड कूपन्स। ऐसी लाइन तो हमने कहीं पहले भी पढ़ी है, शेयर वारंट में पढ़ी थी। शेयर वारंट में डिविडेंड देने का तरीका क्या था? उसके पीछे डिविडेंड कूपन्स अटैच्ड होते थे, उस डिविडेंड कूपन्स को देकर हमें डिविडेंड मिलता था। वारंट का तो सिस्टम ही यही है। ये बेयरर डिवेंचर बिल्कुल वारंट की तरह है। इसका मतलब इसका भी इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? कूपन को टियर कीजिए और कंपनी को दे दीजिए, आपको इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑन मेच्योरिटी द प्रिंसिपल सम इज पेड टू द बेयरर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स,
name, address and particulars of holdings of such debenture holders are recorded in the register of debenture holders of the company. जरा अंडरलाइन करिए इसमें रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स को. क्या हमने वहां पर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे थे रजिस्टर में? लिखा था कि नहीं? यहां पर भी लिखे जाएंगे. लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नंबर के साथ साथ क्या है कि इनका अगर रिडम्पशन होना है तो वो कब होगा, कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा. इसीलिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल, जितना रिडम्पशन करना है वो लिखना पड़ेगा. आइए पढ़े. सो प्रिंसिपल सम एंड इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डिबेंचर्स आर पेबल टू द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स. सच डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल in the same way as shares or in accordance with the conditions endorsed on their back. Perpetual or irredeemable, clear है ये बात कि ये तो पूरी लाइफ टाइम में पेमेंट नहीं की जाएगी. The holders of, सेकेंड लाइन पे आते हैं सीधा, the holders of such debentures cannot demand payment from the company so long as it is a going concern. ऐसे डिबेंचर क्या इशू किए जाते होंगे? क्या कोई पर्सन ऐसा लोन देना चाहेगा? कभी भी नहीं. अगर मुझे वाकई इतनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है देन व्हाई नॉट इक्विटी शेयर्स. ठीक बात है कि नहीं? सो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या क्या रिकॉर्ड करें इसमें? रिडीमेबल कितने टाइम के बाद रिडम्पशन होना है, और बताइए किन किन एसेट्स पर इनका चार्ज होगा, और जैसे ही रिडम्पशन हुआ वो चार्ज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा. ठीक बात है कि नहीं? और नॉर्मली डिबेंचर जो होते हैं वो इसी तरीके के इशू किए जाते हैं. मेरे ख्याल से आप ये पढ़ लेंगे. सीधा आप चलते हैं अनसिक्योर्ड की तरफ. However, debentures may be issued without any charge on the assets of the company. Such debentures are called naked or unsecured debentures. जैसे कि तुम्हारे स्टॉक देने वाले क्रेडिटर होते हैं ना, कोई सिक्योरिटी नहीं होती, वैसे ही अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ये अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर होते हैं. राइट? और कोई भी डिबेंचर होल्डर बिना सिक्योरिटी के अपने डिबेंचर परचेज नहीं करता. इज इट क्लियर? तो नॉर्मली अनसिक्योर्ड डिबेंचर भी इशू नहीं किए जाते. इंडिया में तो ट्रेंड है अगर होगा तो भैया सिक्योर्ड होगा. आगे चलते हैं. सिक्योर्ड डिबेंचर यानी किसी ना किसी एसेट पर कंपनी के किसी ना किसी एसेट पर चार्ज होगा. अब चार्ज क्या चीज है? हालांकि हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है इस चार्ज पर. थोड़ा सा मैं आपको इस चार्ज के बारे में बताने वाला हूं ताकि आपको अगली लाइन समझ आ जाए. जरा इसकी सेकेंड लाइन पढ़ेगा. क्या लिखी है? क्या लिखा है? चार्ज का मतलब यह हुआ कि अगर ये पैसे ना दे पाए कंपनी वाले तो आप इनके एसेट्स को बेचकर भी अपना पैसा निकालोगे. मान लिया जाए कि कंपनी के एसेट्स पर चार्ज है, चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी, और ये एसेट्स हो सकता है कंपनी की एक बिल्डिंग हो, यह भी हो सकता है कि ये कंपनी की एक स्टॉक की बात कर रहे हो, स्टॉक ऑफ गुड्स की बात. अब चार्ज क्योंकि एसेट्स पर कहा गया है, ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो हो सकती है जैसे कि बिल्डिंग, और यही एक मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे कि स्टॉक. अब इसके यूज की बात करें तो बिल्डिंग का यूज कैसे करते हैं हम?
बाय ऑक्यूपाइंग इट। ठीक बात है कि नहीं? फॉर बिजनेस पर्पस, हाँ या ना? बिजनेस पर्पस के लिए इसे ऑक्यूपाई करते हैं आप और इसका यूज करते हैं। ठीक बात है नहीं? लेकिन स्टॉक ऑफ गुड्स का कैसे यूज किया जाता है? हाँ जी बताइए, स्टॉक ऑफ गुड्स को कैसे यूज करते हो? फॉर ट्रेडिंग। वेरी गुड, आप करते हो इनको ट्रेड करने के लिए, सेलिंग के लिए यूज करते हो। अरे यार, मुझे तो ध्यान आया कि यही तो हमारा मेन बिजनेस है, हमें तो गुड्स को खरीदना बेचना ही तो है। गुड्स आएंगी भी और गुड्स जाएंगी भी, हाँ या ना? गुड्स तो खरीदी जाएंगी, बेची जाएंगी, यानी इसका काम तो सेलिंग का है, हमारा ट्रेडिंग का। एक्चुअली हमने खरीदना है और इसे बेचना है। तो अब मेरी बात कुछ समझ में ये आई कि जी बिल्डिंग तो हमारे पास ही रहेगी फिक्स्ड तरीके से। ठीक बात है कि नहीं? तो जिसे हमने ऑक्यूपाई किया बिल्डिंग, ये हमारे पास फिक्स्ड नेचर की है। इसका नेचर क्या है? बोलिए। इसका नेचर है फिक्स्ड। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टॉक ऑफ गुड्स की, इनको सेलिंग के लिए लेना है हमने, इसका नेचर कैसा है? फ्लोटिंग। कैसा नेचर है इसका? फ्लोटिंग नेचर। क्योंकि ये जो स्टॉक है, कभी हम परचेज करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जैसे ही हम इसे सेल करेंगे ये माइनस हो जाएगा, हाँ या ना? ठीक बात है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर हमने डिबेंचर्स को चार्ज वाकई दिया, तो ये एसेट्स पर जो चार्ज दिया है, बिल्डिंग पर तो चलो दे दिया, स्टॉक पर चार्ज कैसे देंगे? स्टॉक तो बिकता रहेगा, हाँ या ना? तो जब किसी ऐसी इमूवेबल चीज पर आपने चार्ज दे दिया, क्या कहा कि अगर हम आपका पैसा न लौटा पाए तो इस बिल्डिंग को बेचकर भी आप अपना पैसा निकाल सकते हो। तो चार्ज हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी पर। ये कैसा कहलाता है? फिक्स्ड चार्ज। कैसा कहलाएगा? फिक्स्ड चार्ज। इस पर अगर चार्ज लगाया गया, कैसा कहलाएगा? ये फिक्स्ड चार्ज। तो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग पर, जो कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, फिक्स्ड चार्ज लगाया जाएगा। और स्टॉक ऑफ गुड्स की अगर मैं बात करूं, जो कि एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इस पर अगर हम चार्ज लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा? फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब ये उन एसेट्स पर चार्ज है जो कि आएंगे भी और जाएंगे भी। ठीक बात है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर गुड्स मेरे स्टॉक में पड़ी हैं और मैं डिबेंचर होल्डर्स का पैसा ना दे पाऊं, तो उन स्टॉक पर वो अपना कब्जा करके बेच के अपना पैसा निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इसलिए बता दी क्योंकि जब हम अगला चैप्टर करेंगे ये चीज आपको दोबारा नहीं बताई जाएगी। इज इट क्लियर? तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो फिक्स नेचर का चार्ज, स्टॉक फ्लोट करता रहेगा, प्लस माइनस होता रहेगा, इसीलिए इसका चार्ज कैसा है? फ्लोटिंग नेचर का। सो सेकेंड लाइन वाज द चार्ज मे बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2000 it is mandatory for any company making public issue of debentures to issue only secured debentures। यानी 2000 के बाद मैंडेटरी हो गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही इशू करने हैं। चलिए कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात करें। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज इन विच अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस एन ऑप्शन इज गिवन टू द डिबेंचर होल्डर। एन ऑप्शन को जरा इंसर्कल करिए और इस वर्ड पे लिखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एन ऑप्शन।
ऑप्शन का मतलब ये कि हमने कंपल्शन नहीं की, ऑप्शन दे दिया कि भैया तुम डिबेंचर होल्डर हो, हम तो तुम्हें एक एडिशन दे रहे हैं, हम तो पैसा तुम्हारा वापस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर फिर भी आप चाहो कि जी हमने 5 साल तक इस कंपनी को लोन दिया, कंपनी ने हमारे लोन के पैसे का फायदा उठाया, अपनी इक्विटी पर ट्रेड करके, वर्ड जो बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, अपनी इक्विटी पर ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमाकर, हमारे पैसे पर ज्यादा पैसा कमाकर इक्विटी वालों की जेब में डाला। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, याद है या नहीं, कि हम अपनी इक्विटी के बेस पर बाहर से लोन लेते हैं और पैसा कमाते हैं ज्यादा, डिबेंचर वालों को दिया एक फिक्स शेयर, बाकी जो एक्स्ट्रा बचा वो इक्विटी वालों की जेब में। ठीक बात है कि नहीं? तो अब ये डिबेंचर होल्डर क्या बोलेंगे, वो भी जानते हैं इस बात को, वो कहेंगे हमने 5 साल तक इन्वेस्टमेंट किया आपके पास, तो अब हमें भी तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। 5 साल के बाद आप हमें एक ऑप्शन दो, अगर हमारी कंपनी की पोजीशन ठीक हुई तो हम अपने शेयर्स को, अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सके। तो अगर हम उनको कन्वर्जन का राइट दे दें तो ये होंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, लेकिन ये एक ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। आइए पढ़ें। सीधा फुली कन्वर्टेबल पर आते हैं, बहुत इजी है ये कि एक स्पेसिफाइड रेट पर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। फुली कन्वर्टेबल की बात करेंगे। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर डिबेंचर्स दैट आर फुली कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और पीरियड्स। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब जिनको ये ऑप्शन नहीं दिया गया, यानी रिडम्पशन के टाइम उन्हें दिया क्या जाएगा, रिडम्पशन के टाइम क्या दिया जाएगा, सीधा कैश। ठीक बात है कि नहीं? कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है इनको। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब क्या है, पार्टली कन्वर्टेबल, पार्टली नॉन कन्वर्टेबल। आइए इसे पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इस पर जरा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि पार्टली कन्वर्टेबल के लिए सेबी की थोड़ी सी सख्त गाइडलाइंस हैं। आइए पढ़े इसे। पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स, namely convertible and non-convertible. The convertible portion is or are convertible into equity shares at the expiry of specified period or periods. Non-convertible portion on the other hand is redeemed at the expiry of certain periods. Redeemed का मतलब paid by cash. Where the conversion takes place at or after 18 months. एट और आफ्टर 18 मंथ्स, इसका मतलब 1.5 साल के बाद कन्वर्जन हुआ। एज पर सेबीज गाइडलाइंस द कन्वर्जन इज ऑप्शनल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डिबेंचर होल्डर। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि सेबी ने क्या कहा है, 18 महीने के बाद अगर आपने किया या 18 महीने पूरे होने पर किया तो ऐसे केस में डिबेंचर होल्डर के पार्ट पर यह काम ऑटोमेटिकली ऑप्शनल हो जाएगा। ठीक बात है? तो ये जैसे डिबेंचर्स ये एसेट्स पे चार्ज होता है ना, तो एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तो होगा ना कि इस टाइम पीरियड के बाद ये लोग सेल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर मैंने डिबेंचर्स को मान लिया जाए 5 इयर्स के लिए इश्यू किया है, 5 साल बाद मैं इनको रिडीम कर दूंगा, रिडीम कर दिया तो इनका जो मेरी बिल्डिंग पर चार्ज था ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। भाई आपने अगर लोन लेना है, साहूकार के पास गए, लेंडर के पास, लेंडर को कहा जी मुझे लोन दे दो, उसने कहा बताओ क्या गिरवी रखोगे, आपने कहा जी मैं अपना सोने का हार गिरवी रखूंगा। 1 साल के लिए लोन ले लिया, 1 साल बाद पेमेंट करने गए तो सिक्योरिटी वापस मिलेगी कि नहीं, तो वो नेकलेस आपको वापस मिल जाएगा। सेम तरीके से जब इनका चार्ज है, बिल्डिंग पर जो चार्ज है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा अगर इनका रिडम्पशन कर दिया गया, चाहे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, चाहे पर्टिकुलर टाइम पीरियड से